आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 100 क्वेश्चन नृत्य से संबंधित। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के उच्च सदन मतलब राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला शास्त्रीय नर्तकी कौन थी? कौन थी फ्रेंड्स? रुक्मणी देवी अरुणडेल। रुक्मणी देवी अरुणडेल एक महान भरतनाट्यम डांसर थी। उन्होंने इस नृत्य को समाज में एक नई पहचान दिलाई है, खास करके उस समय जब क्लासिकल डांस को टेम्पल डांसिंग तक सीमित समझा जाता था। वह भरतनाट्यम को एक रिस्पेक्टेड स्टेज आर्ट में बदलने वाली पहली महिलाओं में से एक थी। 1952 में उन्हें भारत की संसद के उच्च सदन राज्यसभा में फर्स्ट फीमेल क्लासिकल डांसर के रूप में नामित किया गया। यहाँ पर रुक्मणी देवी अरुणडेल करेक्ट होगा। नवरोज भारत में किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो नवरोज भारत में रहने वाले पारसी समुदाय का एक प्रमुख नववर्ष पर्व है, जो आमतौर पर 20 या फिर 21 मार्च को मनाया जाता है। नवरोज के दिन पारसी लोग अपने घरों को सजाते हैं, सुबह मंदिर जाकर अग्नि पूजा, फायर वर्शिप करते हैं और पारंपरिक व्यंजन खाते हैं। ये त्योहार प्रकृति, रोशनी और पुनः आरंभ का प्रतीक माना जाता है। तो पारसी यहाँ पर ए आंसर करेक्ट होगा। फिल्म उपकार के प्रसिद्ध देशभक्ति गीत मेरे देश की धरती सोना उगले के गायक कौन थे? तो मेरे देश की धरती सोना उगले बहुत ही प्रसिद्ध देशभक्ति गीत है, जो कि 1967 में रिलीज हुई फिल्म उपकार का हिस्सा था। इस गीत को गाया था महेंद्र कपूर ने, जो अपनी दमदार और भावनात्मक आवाज के लिए जाने जाते थे। गीतकार कौन थे? गुलशन बावरा। और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने। यह गीत आज भी राष्ट्रभक्ति, किसान जीवन और भारतीय मिट्टी के गौरव का प्रतीक माना जाता है। इस गीत की लोकप्रियता ने महेंद्र कपूर को देशभक्ति गीतों का आइकनिक गायक बना दिया था। तो महेंद्र कपूर डी आंसर। उस भारतीय गायिका की पहचान करिए जिन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने ए मेरे वतन के लोगो गीत गाया था। किसने गाया था ए मेरे वतन के लोगो? भारत का एक देखिए अमर देशभक्ति गीत है। इसे लता मंगेशकर ने 27 जनवरी 1963 को इंडिया गेट पर गाया था। यह प्रदर्शन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में हुआ था। जब लता मंगेशकर ने यह गीत गाया तो नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा था, बेटी तुमने मुझे रुला दिया। इस गीत को लिखा था कवि प्रदीप ने और संगीत दिया था सी रामचंद्र ने। यह गीत 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो लता मंगेशकर करेक्ट होगा। कव्वाली का भारत में आगमन कहां से हुआ था? कव्वाली फ्रेंड्स एक प्रसिद्ध सूफी डिवोशनल म्यूजिक फॉर्म है, जिसका उद्भव मूल रूप से फारस से हुआ था। यह संगीत शैली भारत में 13वीं सदी के आसपास आई, जब सूफी संत और कवि अमीर खुसरो ने इसे भारतीय संगीत परंपरा के साथ मिलाकर विकसित किया। कव्वाली में मुख्य रूप से इबादत, प्रेम, आध्यात्मिकता और ईश्वर से मिलने की बातें होती हैं। तो यहाँ पर फारस डी आंसर करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की एक प्रमुख जनजाति नहीं है? ऑप्शन है डांग, टोडा, बडागा या फिर इरुला। तो डांग जो है ये ट्राइब मुख्य रूप से गुजरात राज्य के डांग जिले में पाई जाती है और यह वेस्टर्न इंडिया की एक आदिवासी जनजाति है, न कि दक्षिण भारत की। तो यहाँ पर ए आंसर सही होगा डांग। टोडा की बात करें तो तमिलनाडु की एक प्रमुख जनजाति है, नीलगिरी हिल्स में रहती है, जो अपने बफेलो वर्शिप और वुलन हैंडीक्राफ्ट के लिए जानी जाती हैं। बडागा की बात करें तो तमिलनाडु की एक कृषक जनजाति है। एंड इरुला तमिलनाडु एंड केरल में पाई जाने वाली एक जनजाति है, जो कि स्नेक कैचिंग और फॉरेस्ट बेस्ड लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है? कौन सी जनजाति है? भील जनजाति भारत की एक प्रमुख ट्राइबल कम्युनिटी है, जो मुख्यतः मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। भारत की दृष्टि से भील समुदाय की भाषा इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली से संबंधित है। यह भाषा परिवार वही है जिससे हिंदी, गुजराती, मराठी जैसी भाषाएं भी आती हैं। भील लोगों की बात करें तो पारंपरिक रूप से कृषि, धनुष बाण चलाना और लोक कलाओं से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर डी आंसर। एरावल्ला, कादर, मुदुवर किस राज्य की जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं? तो एरावल्ला, कादर, मुदुवर दक्षिण भारत की ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जो कि मुख्य रूप से तमिलनाडु के पर्वतीय और जंगल वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं, खास करके वेस्टर्न घाट में। ये जनजातियां अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं बोलती है, जो कि द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित हैं। इन जनजातियों की भाषाएं आमतौर पर सीमित क्षेत्र में बोली जाती हैं। इनका उपयोग स्थानीय संचार, लोकल कम्युनिकेशन, लोक कथाओं और परंपराओं को बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो तमिलनाडु यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे? कौन थे? डेमेट्रियोस विकैलस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने 1894 में आईओसी की स्थापना के समय फाउंडिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्यभार संभाला था और 1896 तक इस पद पर रहे थे। वे ग्रीस से थे। उन्होंने 1896 वाले जो एथेंस ओलंपिक्स थे
उसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में उनके उत्तराधिकारी कौन बने थे? पियरे डे कुबर्टिन बने थे, जिन्होंने आधुनिक ओलंपिक आंदोलन को आगे बढ़ाया। लेकिन पहले अध्यक्ष का श्रेय जो जाता है वो विकलेस को जाता है। ए आंसर। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? तो भारत में पहला रेडियो प्रसारण, रेडियो जो ब्रॉडकास्ट हुआ था वो 1923 में किया गया था। ये प्रसारण रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा आयोजित किया गया था और ये एक एक्सपेरिमेंटल रेडियो ट्रांसमिशन था। इसके बाद 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना हुई और फिर 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो ने भारतीय सूचना और मनोरंजन जगत में एक नई क्रांति लाई है। इस तरह भारत में रेडियो इतिहास की शुरुआत जो है 1923 में हुई थी। आज भी एक प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है। यहाँ पर 1923 करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल लेने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, हमारे पास एग्जाम तक बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 30 से 50 दिन हमारे पास बचे हैं और जीएस का सिलेबस किसी से छुपा नहीं है, इतना बड़ा है। अगर बिना डायरेक्शन के पढ़ना शुरू कर दोगे तो पूरी तरीके से सिर घूम जाएगा। ऐसे में क्या करोगे? ऐसे में फ्रेंड्स, जो मैंने 100 आवर जीएस का कोर्स बना रखा है वो इसी समय के लिए बनाया हुआ है कि भैया एग्जाम से जस्ट पहले हम किस तरीके से जीएस का पूरा सिलेबस कवर कर सकें, रिवीजन कर सकें। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, सब कुछ मैंने इसमें आपको पढ़ाया हुआ है। टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड मैंने आपको कंटेंट दिया है। बहुत सारी जगह पर हमने ट्रिक से भी पढ़ा है। स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक हैं जो याद करना डिफिकल्ट होते हैं, हमने ट्रिक से याद करें। आर्टिकल को याद करना डिफिकल्ट होता है तो हमने ट्रिक से करें। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको मैंने कोर्स बना के दिया है। कोर्स का मकसद एक ही है, आपको कम समय में मैक्सिमम रिवीजन और कॉन्फिडेंस देना। इस कोर्स में मैंने आपको 3000 से ज़्यादा एमसीक्यू भी दिए हैं, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड। रिवीजन के लिए मैंने आपको यहाँ पर क्लास नोट्स भी दिए हैं। सबसे ज़रूरी, जीएस का वो हिस्सा मैंने आपको दिया है इस कोर्स के अंदर जो एसएससी में बार बार पूछा जाता है। हिंदी, इंग्लिश मिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हर तरीके के स्टूडेंट इसको एनरोल कर सकते हैं। ये कोर्स की जो प्राइस है वो 1000 रुपये थी, बट 5 मंथ की वैलिडिटी के लिए स्पेशली एसएससी स्टूडेंट के लिए, एसएससी सीजीएल का पेपर सर पे खड़ा है, तो 500 रुपये में ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। आप इस कोर्स को ले सकते हैं। अगर आप एग्जाम में लिटरली 18 से 20 क्वेश्चन जीएस से सही करना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। कैसे एनरोल करोगे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है इस वीडियो के, वहां पर क्लिक कर आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में जाकर फाउंडेशन कोर्स वाला आपको देखिए ऑप्शन दिखेगा, वहां पर कोर्स बाय अक्षय सर में जाना, वहां पर आपको एसएससी सीजीएल 100 आवर जीएस का स्पेशल एडिशन मिल जाएगा, उसको एनरोल कर लेना। एंड बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस 100 घंटे अच्छे से स्टडी कर लो, जीएस को पूरी तरीके से खत्म कर दो। बहुत अच्छा कंटेंट दिया है मैंने और मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, ये बिल्कुल गारंटी है। तो चलो वापस आते हैं अपने लेक्चर पर, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड्डा है? कौन सा है फ्रेंड्स? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड, केरल, भारत का पहला और दुनिया का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड्डा है। इसने 2015 में अपने संपूर्ण संचालन के लिए 100% सोलर एनर्जी पर स्विच किया था। ये जो हवाई अड्डा है ये इको फ्रेंडली एविएशन के लिए एक मिसाल बन गया है। यहाँ पर सी आंसर। भारत का पहला पूरी तरीके से महिलाओं द्वारा प्रबंधित रेलवे स्टेशन कौन सा है? कौन सा है? गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जयपुर, भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसे पूरी तरीके से महिलाओं द्वारा संचालित किया गया था। यह पहल 2018 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य था महिलाओं को सशक्त बनाना, वुमेन एम्पावरमेंट और रेलवे जैसे बड़े क्षेत्र में उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना। इस स्टेशन पर सभी विभाग जैसे कि टिकट बुकिंग, आरपीएफ, स्टेशन मास्टर, गेट ऑपरेटर, सफाई कर्मचारी, ये सभी महिला कर्मचारी हैं। तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जयपुर करेक्ट आंसर है। पहला पैरालंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? किस वर्ष आयोजित किए गए थे? 1960 में। पैरालंपिक गेम्स की बात करें, उन एथलीटों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता होती है जो शारीरिक रूप से अक्षम मतलब फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं। पहले आधिकारिक समर पैरालंपिक का आयोजन 1960 में रोम में हुआ था। इसमें 23 देशों के लगभग 400 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर बी आंसर। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित होने के पीछे कौन था? कौन था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ऑगस्टस हिक्की को भारत में प्रिंट पत्रकारिता, प्रिंट जर्नलिज्म का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने 1780 में हिक्कीज बंगाल गजट नाम से भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया था। ये एक वीकली अंग्रेजी अखबार था और इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना करना और सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाना। हालांकि इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाद में बंद करवा दिया था, लेकिन इसने भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता की नींव रख दी। तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की,
निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? कौन थे? सी.डी. देशमुख भारत के पहले इंडियन गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थे। उन्होंने 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य किया। उनसे पहले इस पद पर केवल ब्रिटिश ऑफिसर ही नियुक्त होते थे। सी.डी. देशमुख को उनकी आर्थिक नीतियों, प्रशासनिक समझ और स्वतंत्र भारत की मौद्रिक प्रणाली की नींव मजबूत करने के लिए जाना जाता है। बाद में वे भारत के वित्त मंत्री भी बने। उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ए आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं? कौन है पहले भारतीय? भानु अथैया। भानु अथैया भारत की पहली ऑस्कर अवार्ड विनर थी। उन्हें यह पुरस्कार 1983 में फिल्म गांधी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था। भानु अथैया जी ने इस फिल्म में भारत की पारंपरिक वेशभूषा को अत्यंत सटीक और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया था। इस जीत ने भारत के कॉस्ट्यूम डिजाइन और कला निर्देशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई है। तो भानु अथैया पहली भारतीय हैं जिन्होंने ऑस्कर पुरस्कार जीता था। आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन करने वाले वास्तुकार कौन थे? आर्किटेक्ट कौन थे? तो जॉर्ज विटेट जो थे, इन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था। मुंबई का ऐतिहासिक स्मारक है जिसे ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में बनाया गया था। इसके डिजाइनर ध्यान रखिएगा कौन थे? जॉर्ज विटेट। बी आंसर। कब हुआ था इसका निर्माण? 1911 में हुआ था, किंग जॉर्ज वी और क्वीन मैरी के भारत आगमन की स्मृति में। इसका उद्घाटन 1924 में हुआ था। एक स्कॉटिश आर्किटेक्ट थे। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश फातिमा बीवी भारत के किस राज्य से संबंधित थी? किस राज्य से संबंधित थी? केरल से। फातिमा बीवी भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज थी। उन्हें 1989 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और यह ऐतिहासिक उपलब्धि थी क्योंकि वे इस पद पर पहुंचने वाली भारत की और पूरे एशिया की पहली महिला बनी। उनका जन्म और प्रारंभिक शिक्षा जो हुई वो केरला में हुई। वे बाद में केरला हाईकोर्ट की भी जज रही। बाद में उन्हें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की सदस्य और तमिलनाडु के राज्यपाल भी बनाया गया था। तो केरल से संबंधित थी। फातिमा शेख को व्यापक रूप से किस रूप में जाना जाता है? फातिमा शेख की बात हो रही है तो भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका थी। भारतीय शिक्षा इतिहास में एक अहम और प्रेरणादायक नाम है। उन्हें भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षक के रूप में जाना जाता है। फातिमा शेख को उन्होंने 19वीं शताब्दी में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर शोषित वर्ग और महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया है। फातिमा शेख ने न केवल शिक्षा दी बल्कि फुले दंपति को अपने घर में स्कूल चलाने की जगह भी दी थी जब समाज उनके खिलाफ था। तो भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका। सी आंसर। सत्यजीत रे को वर्ष 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह एक प्रसिद्ध थे। क्या थे? फिल्म मेकर एंड डायरेक्टर थे। सत्यजीत रे भारत के सबसे महान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, म्यूजिक कंपोजर, ग्राफिक आर्टिस्ट और राइटर थे। वे बंगाल से थे। उन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी, विशेष करके रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग और संवेदनशील निर्देशन के माध्यम से। उन्हें 1992 में भारत रत्न से नवाजा गया था, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। एक प्रसिद्ध, ध्यान रखिएगा, फिल्म मेकर एंड डायरेक्टर। अगला आता है क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल योगा डे हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इसका प्रस्ताव भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रखा था, जिसे 177 देशों ने समर्थन दिया और 2015 से इसे मनाया जाने लगा। 21 जून को इसलिए चुना गया क्योंकि यह नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे स्पिरिचुअली और सिंबॉलिकली शुभ माना जाता है। इस दिन दुनिया भर में योगा सेशन, वर्कशॉप्स और हेल्थ अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो योग के शरीर और मानसिक लाभों को बढ़ावा देते हैं। तो 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। इस्लामिक कैलेंडर के किस महीने में रमजान मनाया जाता है, जो कि एक पवित्र महीना है जब दुनिया भर के मुसलमान रोजा रखते हैं और दान करते हैं, जिसे जकात कहा जाता है? तो किस महीने में रमजान मनाया जाता है? 9वें महीने में। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना होता है और इसे सबसे पवित्र महीना, होली मंथ माना जाता है। इस महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं जो सूरज निकलने से पहले शुरू होता है और सूरज डूबने के बाद खोला जाता है। साथ ही वे इबादत, आत्मशुद्धि और जकात पर ध्यान केंद्रित करते हैं, मतलब दान देने पर। यह महीना इसलिए भी विशेष है क्योंकि कुरान का पहला हिस्सा इसी महीने में प्रकट हुआ था। ईद उल फितर की बात करें तो इसी महीने के अंत में मनाई जाती हैं जब चांद दिखने पर रोजे समाप्त होते हैं। तो यहाँ पर 9वें महीने, ए आंसर करेक्ट होगा। 14 अप्रैल को तमिल कैलेंडर का पहला दिन किस रूप में मनाया जाता है? किस रूप में मनाया जाता है? पुथंडू के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है।
जो कि एक तमिल न्यू ईयर भी कहा जाता है। हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है पुथंडू। यह तमिल कैलेंडर का पहला दिन होता है। इसे नई शुरुआत, समृद्धि और शुभकामनाओं के साथ माना जाता है। इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं, व्यंजन बनाते हैं और हैप्पी न्यू ईयर कहकर एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। ये जो त्यौहार है विशेष रूप से तमिलनाडु, श्रीलंका और दक्षिण भारतीय तमिल समुदायों में बड़े उत्साह से सेलिब्रेट किया जाता है। तो पुथंडू यहाँ पर डी आंसर करेक्ट होगा। अगला है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल वोटर्स डे हर साल 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। यह दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इस दिन का उद्देश्य होता है कि मतदान के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना, खास करके युवा मतदाताओं को प्रेरित करना। 25 जनवरी। कितने भारतीय राज्य 1 नवंबर को अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत में 1 नवंबर को कुल 7 राज्यों का स्टेट फाउंडेशन डे मनाया जाता है। कितने? 7 राज्यों का। अब ये 7 राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश। ये तारीख विशेष रूप से 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत कई राज्यों के गठन और पुनर्गठन की वजह से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। 1 नवंबर को भारत में 7 ऐसे स्टेट हैं जो कि स्टेट फाउंडेशन डे मनाते हैं। बी आंसर। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल स्टैटिस्टिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि महान सांख्यिकविद प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती होती है। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की और प्लानिंग और डेटा विश्लेषण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत सरकार ने 2007 से इस दिन को मनाना शुरू किया ताकि लोगों में स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी के सामाजिक और विकासात्मक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन मनाने का उद्देश्य ये होता है कि लोगों को ओजोन लेयर के महत्व और उससे होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना। ओजोन परत पृथ्वी को जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है उससे बचाती हैं और इसका संरक्षण मानव जीवन और पर्यावरण दोनों के लिए जरूरी है। तो 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण डे। विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है? तो विजय स्तंभ जो है विक्ट्री टॉवर, ये भारत के राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। इसका निर्माण राजा राणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में करवाया था, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में। इस विशाल टावर की ऊंचाई लगभग 37 मीटर है और इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और शिलालेख अंकित हैं। ये स्मारक जो है राजपूत वीरता और गौरव का एक प्रतीक माना जाता है। चित्तौड़गढ़ के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है विजय स्तंभ। ए आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है? किसे? हिमाचल प्रदेश को भारत का पहला कार्बन फ्री स्टेट बनने का गौरव प्राप्त हुआ। राज्य सरकार ने पर्यावरण संवेदनशील योजनाओं को अपनाते हुए वन संरक्षण, जैव विविधता और स्वच्छ ऊर्जा के प्रयोग पर विशेष जोर दिया। कार्बन फ्री राज्य का अर्थ होता है राज्य की कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन उतना ही है जितना वह एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी कोई अतिरिक्त पर्यावरणीय दबाव नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पर सही आंसर है। मॉस्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? मॉस्की इंस्क्रिप्शन की बात करें तो कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले के मॉस्की नामक स्थान पर यह स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में। यह शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अशोक द ग्रेट के समय का है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार अशोक नाम का स्पष्ट उल्लेख इसी शिलालेख में मिलता है। इससे पहले सभी शिलालेख में केवल देवानम प्रिय और प्रियदर्शी जैसे शब्द मिले थे। इस शिलालेख की जो खोज हुई थी वो 1915 में हुई थी। तो मॉस्की शिलालेख इंस्क्रिप्शन कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ऐसे ही क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, और बहुत सी बार तो एग्जाम में ऐसा भी होता है। देखिए एसएससी के सीजीएल में अगर आप थोड़ा एनालिसिस करोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उसके इर्द गिर्द थोड़ा बहुत घुमा के वो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे हैं 3-4 सालों के तो काफ़ी क्वेश्चन तो आप ऐसे ही बना लोगे। अब बात आती है कि इतने कम समय में हम पीवाईक्यू कैसे कवर करें। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पीवाईक्यू हैं उन पर वन लाइनर एक पैकेज बना दिया है। 10,000 वन लाइनर मैंने आपको दिए हैं जो कि पीवाईक्यू पर बेस्ड हैं। आप इन वन लाइनर को पढ़ लेना, बहुत हद तक तो क्वेश्चंस आपको इसी में से मिल जाएंगे। बहुत बेस्ट मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है पीवाईक्यू का। 10,000 वन लाइनर मात्र 29 रुपये की पीडीएफ है। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। इसका प्रिंट ले लो, कुछ 30-40 रुपये में प्रिंट निकल जाएगा और फटाफट इसको रोज अगर आप 1000 वन लाइनर भी पढ़ोगे तो 10 दिन में खत्म हो जाएंगे।
तो 2-3 बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लो। इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से विद एक्सप्लेनेशन के साथ में PYQ दिया हुआ है, 1 लाइनर के फॉर्मेट में दिया है, तो काफ़ी ईजी रहेगा आपके लिए इस पोर्शन को कवर करना। बहुत हद तक लगभग आपको 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे इसमें से, तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, इसको छोड़ना मत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट आता है, किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? पुणे को। पुणे को क्वीन ऑफ द दक्कन यानी दक्कन की रानी कहा जाता है, क्योंकि यह शहर सह्याद्री पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ है। इसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक महत्व बहुत ही बड़ा है। यह शहर एक समय मराठा साम्राज्य की राजधानी था, बाद में ब्रिटिश काल में भी इसका प्रशासनिक और सैन्य महत्व रहा है। पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई नामी गिरानी शैक्षणिक संस्था भी हैं। आज भी महाराष्ट्र का एक सांस्कृतिक केंद्र और IT व ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रमुख केंद्र है। पुणे यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान और भूटान। तो सार्क का देखिए फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। इसका उद्देश्य है दक्षिण एशियाई देशों के बीच सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना। सार्क के सदस्यों की बात करें तो कुल 8 सदस्य हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। लेकिन म्यांमार जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है और आसियान का सदस्य है, सार्क का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर म्यांमार बिल्कुल करेक्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन दुनिया भर में फील्ड हॉकी के खेल को नियंत्रित करने वाली एक प्रमुख संस्था है। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी और मुख्यालय है इसका लुसाने, स्विट्जरलैंड में। लुसाने को ओलंपिक कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सहित कई खेल संगठनों के मुख्यालय स्थित हैं। तो स्विट्जरलैंड यहाँ पर करेक्ट होगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि बैडमिंटन के खेल को वैश्विक स्तर पर संचालित और कंट्रोल करती है। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया में है। कहाँ पर है? कुआलालंपुर, मलेशिया। ए आंसर। मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? चीन की। मंदारिन भाषा, जिसे स्थानीय रूप से पुतोंगहुआ कहा जाता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये भाषा वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा मानी जाती है। करीब 1 बिलियन से अधिक लोग इसे बोलते हैं। भारत के पड़ोसी देशों में केवल चाइना ऐसा देश है जिसकी आधिकारिक भाषा मंदारिन है। यहाँ पर चीन, डी आंसर। मुल्तान का सुल्तान, ये उपनाम जो है, निकनेम, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी से जुड़ा है? तो मुल्तान का सुल्तान कहते हैं वीरेंद्र सहवाग को। उनके शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन के कारण उन्हें यह नाम मिला। 2004 में पाकिस्तान के मुल्तान शहर में खेले गए टेस्ट मैच में उन्होंने 13 शतक जड़ा था। यह भारतीय क्रिकेट इतिहास का पहला 13 शतक था। इस पारी ने उन्हें न सिर्फ इतिहास में अमर कर दिया, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान की सरजमी पर भारत की एक ऐतिहासिक जीत में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। तभी से उन्हें नाम मिला मुल्तान का सुल्तान। यहाँ पर वीरेंद्र सहवाग। ए आंसर। विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस। किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका को। अंटार्कटिका को कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस कहा जाता है, क्योंकि दुनिया का एकमात्र महाद्वीप है जहां पर कोई स्थायी मानव बस्ती नहीं है। इसका उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया जाता है। अंटार्कटिक ट्रीटी 1959 के तहत यह तय किया गया कि यह महाद्वीप केवल शांति और विज्ञान के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। यह क्षेत्र पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए एक न्यूट्रल जोन की तरह है। तो अंटार्कटिका विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहलाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी? कब की गई थी? 1966 में। 19 दिसंबर 1966 को ADB की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था एशिया पैसिफिक क्षेत्र के देशों को आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में सहायता देना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में है। भारत ADB का एक प्रमुख सदस्य है और ADB भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कब हुई थी स्थापना? 1966 में। भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2003 में एफ का क्या अर्थ है? एफ का अर्थ होता है फिस्कल। FRBM एक्ट का पूरा नाम है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। ये कानून भारत सरकार द्वारा राजकोषीय अनुशासन, फिस्कल डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए लाया गया था, जिससे डेफिसिट और डेट को नियंत्रण किया जा सके। इसमें एफ का मतलब होता है फिस्कल, जो सरकारी राजस्व, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से संबंधित होता है। FRBM का उद्देश्य था सरकार की लोन डिपेंडेंसी कम करना और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखना। यहाँ पर ए आंसर करेक्ट होगा।
खेलों के संबंध में एनएडीए का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। भारत में खेलों के क्षेत्र में डोपिंग विरोधी नीतियों को लागू करने वाली एक प्रमुख संस्था है। यह संस्था खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग के उपयोग की जांच और नियंत्रण करती है। एनएडीए की स्थापना 2005 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती है। मेन मकसद यही होता है फेयर प्ले को एंश्योर करना एंड क्लीन स्पोर्ट को बढ़ावा देना। तो सी आंसर। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को चित्रित किया गया है? तो ओडिसी भारत की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति ओडिशा राज्य में हुई है। यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से गहराई से जुड़ी हुई है। इसका सांस्कृतिक केंद्र पुरी का जगन्नाथ मंदिर माना जाता है। मंदिरों की दीवारों और स्तंभों पर ओडिसी डांस पोजेस की मूर्तियां और आकृतियां खुदी हुई मिलती हैं। ओडिसी एक लास्य प्रदान, ग्रेसफुल और लिरिकल नृत्य शैली है, जो कि नृत्य भाव और भक्ति का संगम है। तो यहाँ पर ओडिसी डी आंसर। भीम यूपीआई के संदर्भ में भीम में आई का क्या अर्थ होता है? तो आई का मतलब होता है इंटरफेस। फुल फॉर्म होता है इसका भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये एक यूपीआई बेस्ड डिजिटल पेमेंट ऐप है, जिसे एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। ये ऐप भारत के महान नेता डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। भीम ऐप के जरिए यूजर जो होता है वो सीधे अपने बैंक खाते से पैसे भेज और रिसीव कर सकता है, वो भी बिना किसी IFSC या फिर अकाउंट नंबर डाले। सिर्फ मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी से वो ट्रांजैक्शन कर सकता है। आई का मतलब होता है इंटरफेस। डी आंसर। बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में IFSC में एफ का अर्थ क्या होता है? तो एफ का अर्थ होता है फाइनेंशियल। IFSC का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। 11 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है बेसिकली, जो भारत के हर बैंक ब्रांच को यूनिकली पहचानता है, खास करके NEFT, RTGS और IMP जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में। पहले जो 4 अक्षर होते हैं वो बैंक का नाम दर्शाते हैं, 5वां अक्षर जो हमेशा 0 होता है, और लास्ट के 6 अंक उस बैंक की स्पेसिफिक ब्रांच को शो करते हैं। तो एफ का मतलब होता है फाइनेंशियल। डी आंसर। प्रसिद्ध वृद्धेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। वृद्धेश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के तंजावुर शहर में स्थित है। इस मंदिर को राजा चोल प्रथम द्वारा 11वीं शताब्दी में बनाया गया था, और ये द्रविड़ जो आर्किटेक्चर है उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। एक और इंटरेस्टिंग बात, इस मंदिर को बिग टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये मंदिर शामिल है। अगला आता है क्वेश्चन, सिरपुर तीर्थ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। सिरपुर छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है, जो कि खासकर बौद्ध और हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान 6वीं और 10वीं शताब्दी के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। वर्ष 2000 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग कोच कौन थी? हंसा शर्मा। हंसा शर्मा भारत की पहली महिला वेट लिफ्टिंग कोच थी, जिन्हें सन 2000 में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये पुरस्कार उन्हें भारतीय वेट लिफ्टिंग खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जिताने के योगदान के लिए दिया गया था। द्रोणाचार्य अवार्ड भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला शीर्ष खेल कोचिंग सम्मान है। हंसा शर्मा को यहाँ पर सबसे पहले दिया गया, पहली महिला भारोत्तोलन कोच थी। 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के समय उनकी वीरता के लिए अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया था? किसे सम्मानित किया गया था? हेमंत करकरे को। हेमंत करकरे मुंबई पुलिस की एंटी टेररिज्म स्क्वाड के प्रमुख थे। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ। उन्होंने अपनी टीम के साथ प्रमुख मोर्चे पर आतंकवादियों का सामना किया था। हमले के दौरान प्रशासनिक साहस और नेतृत्व दिखाते हुए वे शहीद हो गए थे। उनकी अद्भुत वीरता और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत का सबसे ऊंचा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। यहाँ पर हेमंत करकरे करेक्ट होगा। श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर की बात करें तो भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुपत्तूर नामक एक स्थान पर स्थित है। ये प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर भगवान ब्रह्मा की भी पूजा होती है, जो कि अधिकांश शिव मंदिरों में आम नहीं होता है। ये मंदिर प्रसिद्ध है क्योंकि माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पर 12 शिवलिंगों की पूजा की थी। उन्हें इसी स्थान पर आशीर्वाद मिला था कि वे भी पूजे जाएंगे। कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट आता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? द्रोणाचार्य अवार्ड भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला एक प्रतिष्ठित स्पोर्ट कोचिंग अवार्ड है। ये पुरस्कार उन कोचों को दिया जाता है जिन्होंने अपने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित किया हो। इसका नाम महाभारत के महान गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1985 में। बी आंसर। लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? कब सम्मानित किया गया था? सन 2001 में।
नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इन्हें। भारत की सबसे प्रतिष्ठित और प्रिय गायिकाओं में से एक रही। उनके संगीत करियर ने 70 से अधिक वर्षों तक भारत के सिनेमा और संस्कृति को समृद्ध किया है। वर्ष 2001 में भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया था। ये सम्मान उन्हें मोहम्मद रफ़ी और MS सुब्बलक्ष्मी जैसी महान विभूतियों की श्रेणी में स्थापित करता है। तो 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। गुरुचरण सिंह ने इनमें से ऐसा कौन सा खेल है जिसमें उनके योगदान के लिए 2023 में भारत सरकार से पद्मश्री प्राप्त किया है? तो किस खेल में उनके योगदान के लिए? क्रिकेट में। एक प्रसिद्ध क्रिकेट कोच हैं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को ग्रासरूट से नेशनल लेवल तक मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है, जैसे कि वीरेंद्र सहवाग, मनोज प्रभाकर, ऐसे कई बड़े बड़े जो खिलाड़ी निकल कर आए हैं वो इन्हीं के द्वारा प्रशिक्षित हुए हैं। 2023 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यहाँ पर क्रिकेट सही होगा। निम्नलिखित में से कौन पहला गैर यूरोपीय था जिसे 1913 में उसकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था? किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय साहित्य, संगीत और कला के महान स्तंभों में से एक थे। उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से सम्मानित किया गया उनकी काव्य कृति गीतांजलि के लिए। वह पहले गैर यूरोपीय, फर्स्ट नॉन यूरोपियन और अब तक के एकमात्र भारतीय साहित्यकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? किसे मिला था? नेल्सन मंडेला को। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति और एंटी अपार्थाइड आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे। एंटी अपार्थाइड एक ऐसी नीति थी जिसमें गोरे और काले लोगों के बीच में नस्लीय भेदभाव किया जाता था। नेल्सन मंडेला ने इस अन्याय के खिलाफ 27 साल जेल में बिताए, लेकिन फिर भी उन्होंने शांति, सुलह और समानता का रास्ता चुना। उन्हें 1993 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। नेल्सन मंडेला का जीवन शांति, सहनशीलता और मानवता की मिसाल बना हुआ है। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला आता है बेस्सी पुरस्कार किस देश में दिया जाने वाला एक नृत्य पुरस्कार है? तो बेस्सी अवार्ड, जिसे आधिकारिक रूप से न्यूयॉर्क डांस एंड परफॉर्मेंस अवार्ड भी कहा जाता है, USA में नृत्य कलाकारों को सम्मानित करने का प्रमुख पुरस्कार है। इस पुरस्कार का नाम बेस्सी स्कॉनबर्ग के नाम पर रखा गया, जो कि एक मशहूर अमेरिकन डांस टीचर और मेंटोर थी। ये अवार्ड हर साल न्यूयॉर्क सिटी में दिए जाते हैं। तो यहाँ पर USA डी आंसर। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज की स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी, ताकि नॉन इंग्लिश लैंग्वेज लेखकों और अनुवादकों को भी वैश्विक साहित्यिक मान्यता मिल सके। ये पुरस्कार बुकर प्राइज फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। शुरू में यह 2 साल में एक बार दिया जाता था, लेकिन 2016 से इसे हर साल देने की शुरुआत हुई है। ये जो पुरस्कार है लेखक और अनुवादक, मतलब जो ट्रांसलेटर होता है, दोनों के बीच साझा किया जाता है। 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो अर्जुन अवार्ड भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल सम्मान है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। उद्देश्य है देश के उन खिलाड़ियों को सम्मानित करना जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। तो 1961। किस वर्ष रामलीला को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? तो रामलीला, जो कि रामायण की कहानियों पर आधारित एक पारंपरिक नाट्य मंचन है, भारत की एक प्राचीन और जीवन सांस्कृतिक परंपरा है। यह न केवल धार्मिक भावना से जुड़ी हुई है, बल्कि स्थानीय समुदायों को भी एकजुट करती हैं। वर्ष 2008 में यूनेस्को ने रामलीला को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया था। इससे साबित होता है कि रामलीला सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि विश्व सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी मान्य है। तो वर्ष 2008 बी आंसर। 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले के संगीत निर्देशक कौन थे? तो बहुत ही फेमस फिल्म है शोले फिल्म। उसके संगीत निर्देशक की बात हो रही है, म्यूजिक डायरेक्टर की बात हो रही है, जो कि थे R.D. बर्मन। R.D. बर्मन का फुल फॉर्म था राहुल देव बर्मन। हिंदी सिनेमा के सबसे प्रभावशाली और क्रांतिकारी संगीतकारों में से एक थे। उन्होंने 1975 में आइकॉनिक फिल्म शोले का संगीत दिया था। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट होगा। गढ़वाल में रेनी गांव 1970 में किस पर्यावरण आंदोलन के लिए जाना जाता था? किस पर्यावरण आंदोलन के लिए जाना जाता था? चिपको आंदोलन के लिए। रेनी गांव उत्तराखंड, जो कि अब तो उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है, और ये 1970 के दशक में चिपको मूवमेंट के केंद्र के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत तब हुई थी जब स्थानीय ग्रामीण महिलाओं ने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उन्हें गले से लगा लिया, यानी चिपक गई। इस शांतिपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जैसे पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने किया था। चिपको मूवमेंट को आज भी भारतीय पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। यहाँ पर चिपको मूवमेंट बी आंसर करेक्ट होगा। दलाई लामा किस वर्ष भारत आए
तथा भारत में शरण ली थी। तो 14वें दलाई लामा तिब्बत के धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख हैं। 1959 में जब वो चीन ने तिब्बत में सैन्य दमन शुरू किया था तो दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेना पड़ी थी। भारत सरकार ने उन्हें और उनके अनुयायियों को धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वहां पर रहने की अनुमति दी थी। तब से धर्मशाला को ही तिब्बत सरकार इन एक्साइल का मुख्यालय माना जाता है। ये घटना भारत चीन संबंधों में भी एक टर्निंग पॉइंट मानी जाती है और आज भी दलाई लामा शांति, अहिंसा और करुणा के प्रतीक माने जाते हैं। 1959 मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित की गई? तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पहली बार 1990 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य था केवल जीडीपी के बजाय मानव कल्याण, ह्यूमन वेलबींग को भी विकास के मानक के रूप में देखना। एसडीआर में सबसे प्रसिद्ध सूचकांक की बात करें, इंडेक्स की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, जिसे महबूब उल हक और नोबेल विजेता अमर्त्य सेन की मदद से विकसित किया गया। ये रिपोर्ट आज भी हर साल प्रकाशित होती है। देशों की समग्र प्रगति को दर्शाने में उपयोगी होती है। तो 1990 में पहली बार प्रकाशित की गई थी। अजहर फिल्म किस खेल पर आधारित है? तो अजहर एक बॉलीवुड फिल्म है जो कि वर्ष 2016 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की जिंदगी पर आधारित है। फिल्म में उनके क्रिकेट करियर, निजी जीवन और मैच फिक्सिंग विवाद को दर्शाया गया है। अजहरुद्दीन भारत के बेहतरीन बल्लेबाजों में गिने जाते थे और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे। हालांकि बाद में उनका नाम मैच फिक्सिंग स्कैंडल में आया, जिसके चलते उन्हें क्रिकेट से दूर होना पड़ा और यह फिल्म उसी पर प्रकाश डालती है। फिल्म में मुख्य भूमिका जो निभाई है वो इमरान हाशमी ने निभाई है। यहाँ पर क्रिकेट ए आंसर। प्रधानमंत्री जन धन योजना का गिनीज बुक में नाम किस कारण से दर्ज किया गया? किस कारण से दर्ज किया गया? मोस्ट बैंक अकाउंट्स ओपन इन अ वीक। एक सप्ताह में सबसे ज्यादा बैंक खाता खोलने के लिए गिनीज बुक में नाम दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण वित्तीय समावेश योजना है। इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। इस योजना का उद्देश्य था भारत के हर नागरिक को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना, विशेष रूप से गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में। इस योजना ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तब बनाया जब सिर्फ एक सप्ताह में 18 लाख से ज्यादा बैंक खाते खोले गए, जो दुनिया में किसी भी वित्तीय अभियान के तहत सबसे तेज बैंक खाता खोलने की गति मानी गई। तो यहाँ पर बी आंसर सही होगा, मोस्ट बैंक अकाउंट्स ओपन इन वीक। अगला आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की? किसने करी थी? प्रेमचंद रायचंद ने। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इसकी स्थापना में एक प्रमुख भूमिका निभाई है प्रेमचंद रायचंद ने, जो उस समय के एक प्रतिष्ठित व्यापारी और शेयर दलाल थे, मतलब स्टॉक ब्रोकर थे। उन्हें अक्सर कॉटन किंग के नाम से भी जाना जाता है। बीएसई का मुख्यालय मुंबई में है। आज भी भारत के वित्तीय बाजार का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये भी ध्यान रखिएगा कि यह पहला स्टॉक एक्सचेंज था जिसे सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी। भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने तरन तारन साहिब की स्थापना की थी? किसने करी थी? गुरु अर्जन देव ने। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जन देव ने तरन तारन साहिब शहर की स्थापना की थी। यह शहर पंजाब के अमृतसर जिले में स्थित है और सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। गुरु अर्जन देव जी ने यहाँ पर एक विशाल सरोवर का निर्माण कराया, जो कि पंजाब में सबसे बड़ा माना जाता है। तरन तारन साहिब को उन्होंने सिख समुदाय के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया। आज भी यह गुरुद्वारा सिख तीर्थयात्रियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में शुरू की गई थी? किस वर्ष शुरू की गई थी? 1997 में। यह योजना का उद्देश्य था शहरी गरीबों को स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेतनभोगी रोजगार के अवसर प्रदान करना। यह योजना विशेष रूप से गरीब महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग, बेरोजगार युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी। आगे चलकर खैर इसको NULM में शामिल कर लिया गया, जिससे इसे और व्यापक और प्रभावी बनाया गया। तो 1997 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट आता है, मुद्रा योजना में एम का क्या अर्थ है? तो मुद्रा योजना का देखिए फुल फॉर्म ये है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो एम का मतलब है माइक्रो, यहाँ पर सी आंसर। ये योजना भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था छोटे उद्यमियों, स्टार्टअप को बिना गारंटी के लोन देना, ताकि वे अपने माइक्रो बिजनेस को शुरू कर सके। एम का मतलब है माइक्रो। अच्छा, यहाँ से एक ट्रिकी क्वेश्चन भी बना सकते हैं। मुद्रा लोन जो है वो बेसिकली 3 श्रेणियों में मिलता है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में अप टू 50,000, किशोर में 50,000 से 5 लाख और तरुण में 5 लाख से 10 लाख। ये योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम मानी जाती है। तो थोड़ा सा अगर टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो यहाँ से क्वेश्चन निकाल सकता है एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित गायकों में से किस गायक के नाम एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था दिसंबर 2022 तक? किसके नाम रिकॉर्ड दर्ज है? ये कुमार शानू के नाम पर।
जिन्हें मेलोडी किंग ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाता है। 1990 के दशक में हिंदी सिनेमा में एक के बाद एक सुपरहिट गाने दिए थे उन्होंने। उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है क्योंकि उन्होंने 1993 में सिर्फ एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड किए थे, जो कि एक बेहद अनोखा और प्रभावशाली रिकॉर्ड माना जाता है। यह रिकॉर्ड दिसंबर 2022 तक उनके नाम पर कायम था। यहाँ पर सी आंसर। निम्नलिखित में से किसे हिंदी फिल्म लगान में अपनी कोरियोग्राफी के लिए वर्ष 2002 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसे सम्मानित किया गया था? राजू खान को। प्रसिद्ध कोरियोग्राफर और बॉलीवुड के जाने माने कोरियोग्राफर सरोज खान के पुत्र हैं। उन्हें 2002 में नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी से सम्मानित किया गया। लगान एक ऐतिहासिक खेल आधारित फिल्म थी जिसमें भारतीय ग्रामीणों की क्रिकेट टीम अंग्रेजों से मुकाबला करती है। आप सभी ने देखी भी होगी। ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये शुरू हुई थी 1979 में। यह योजना भारत सरकार द्वारा अगस्त 1979 को शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों के 18 से 35 वर्ष के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना ताकि वे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से अपनी आजीविका चला सके। तो 1979। भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन परियोजना किस शहर में शुरू की गई थी? तो कोलकाता में हुगली नदी के नीचे से गुजरने वाली भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन परियोजना शुरू की गई थी। यह परियोजना ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसे कोलकाता मेट्रो द्वारा विकसित किया गया है। यह तकनीकी दृष्टि से एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इसे भारतीय इंजीनियरिंग की बहुत ही बड़ी सफलता कहा जाता है। सोचिए, नदी के नीचे से ट्रेन निकल रही है। भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन परियोजना कोलकाता, बी आंसर। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। उन्होंने यह पद 1947 से 1952 तक संभाला था। पंजाब से थे, अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री। स्वतंत्र भारत में किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल की नियुक्ति की गई थी? किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की। सरोजनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। उन्हें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में 15 अगस्त 1947 को नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति स्वतंत्र भारत के पहले दिन ही हुई, जो इस बात को और भी ऐतिहासिक बना देती हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी महिला नेता रही हैं सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं 1925 में। अगला आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित होने वाले पहले भारतीय बने? MS सुब्बालक्ष्मी, जाकिर हुसैन, रविशंकर या बिस्मिल्लाह खान? ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ। कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। भारत के महान शहनाई वादक थे। उन्हें शास्त्रीय संगीत को वैश्विक मंच पर पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है। पहले भारतीय कलाकार थे जिन्हें अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल जैसे प्रतिष्ठित मंच पर प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्हें, ध्यान रखिएगा, 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। बिस्मिल्लाह खान। नेक्स्ट आता है, किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था? तो किस देश के? इंडोनेशिया के। भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, मुख्य अतिथि थे डॉक्टर सुकार्नो, जो कि इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति थे। ये निमंत्रण भारत इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक और राजनीतिक रिश्तों की एक मजबूत शुरुआत माना जाता है। यह भारत का संविधान लागू होने का दिन था। बी आंसर। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? कौन थी? नरगिस दत्त। भारतीय सिनेमा की एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री थी जो कि सामाजिक कार्यों और फिल्मों के जरिए व्यापक पहचान रखती थी। 1958 में पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी। उनकी फिल्म मदर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की और ऑस्कर नामांकन भी प्राप्त किया। इसके साथ साथ उन्होंने राज्यसभा की सदस्य के रूप में भी कार्य किया था और कैंसर रोगियों के लिए भी आगे चलकर काम किया है। नरगिस दत्त यहाँ पर करेक्ट होगा। राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कौन थी फ्रेंड्स? लीला सेठ भारत की पहली महिला थी जिन्हें किसी राज्य के उच्च न्यायालय मतलब हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें 1991 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था। कौन है? लीला सेठ। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा थी? तो भारत सरकार ने वर्ष 2004 में तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्रदान किया था। इसकी घोषणा द्रविड़ भाषाओं की प्राचीनता, साहित्यिक परंपरा और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए की गई थी। तमिल भाषा को यह दर्जा मिलने का मुख्य कारण इसका 2500 वर्ष से भी पुराना साहित्य है। देखिए, संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से कुछ को शास्त्रीय दर्जा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा जो है वो प्राप्त है। जैसे कि तमिल हो गया, 2004 में से मिला था सबसे पहले। उसका संस्कृत हो गया, 2005 में मिला। फिर कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। आगे बढ़ते हैं।
निम्न में कौन भारत का पहला लोकपाल बना? कौन बना था भारत का पहला लोकपाल? पिनाकी चंद्र घोष। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को 2019 में भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था। वह पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे और बाद में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी रहे। लोकपाल एक संवैधानिक संस्था है जो लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करता है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत इस संस्था का गठन किया गया था। पिनाकी चंद्र घोष। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला दिव्यांग का नाम बताइए। कौन थी? अरुणिमा सिन्हा एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी जिन्हें 2011 में एक ट्रेन दुर्घटना में ट्रेन से फेंक दिया गया, जिससे उनका एक पैर काटना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक आर्टिफिशियल पैर के सहारे 2013 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके इतिहास रचा। वे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला बनी। 2015 में उन्हें पद्मश्री भी दिया गया। उन्होंने अपनी आत्मकथा बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन भी लिखी है। अरुणिमा सिन्हा। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। उन्होंने 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की और 1954 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की नींव रखी। वे भारत के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा के निर्माण में प्रमुख भूमिका में थे। तो होमी जहांगीर भाभा। निम्नलिखित में से किसे पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को। इन्हें तोतिया हिंद भी कहा जाता है, पैरेट ऑफ इंडिया। 13वीं शताब्दी के महान सूफी कवि, संगीतकार और विद्वान थे। उनकी रचनाएं फारसी, अरबी, हिंदी और उर्दू में थी। उन्होंने कविता, संगीत और भाषा विकास में बहुत ही अतुलनीय योगदान दिया है। पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को। धनपत राय श्रीवास्तव को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है प्रेमचंद के नाम से। धनपत राय श्रीवास्तव हिंदी और उर्दू के महान कथाकार थे जिन्हें साहित्य में प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। उन्होंने समाज सुधार, ग्रामीण जीवन, किसान संघर्ष, नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानियां और उपन्यास लिखे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कृतियों की बात करें उनकी तो गोदान, गबन, निर्मला, कफन, ये सभी उनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो धनपत राय श्रीवास्तव को प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। मई 1982 में हुए आम चुनावों में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया? तो भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग मई 1982 में केरल राज्य के पारूर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में किया गया था। उस समय इसे प्रायोगिक तौर पर प्रयोग में लाया गया था। चुनाव आयोग ने इसे पारदर्शिता, स्पीड, गति, निष्पक्षता इनको बढ़ाने के उद्देश्य से पेश किया था। हालांकि बाद में कुछ कानूनी और तकनीकी कारणों से इसका प्रयोग को स्थगित करना पड़ा था, लेकिन यह भारत में ईवीएम युग की शुरुआत थी। तो सबसे पहले ईवीएम की शुरुआत हुई थी केरला से हुई थी। तो ए आंसर। भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए? पंचशील एग्रीमेंट। तो पंचशील समझौता भारत और चीन ने अप्रैल 1954 में साइन किया था। यह समझौता नई दिल्ली में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रतिनिधि चाउ एन लाई के बीच में हुआ था। पंचशील के 5 सिद्धांत थे। एक दूसरे की आंचलिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, ऐसे 5 जो सिद्धांत थे उन पर यह समझौता हुआ था। तो भारत और चीन के बीच में। रानी की वाव, रानी की बावड़ी किस नदी के तट पर स्थित है? तो रानी की वाव एक शानदार ऐतिहासिक सीढ़ीनुमा कुआं है जो कि गुजरात के पाटन जिले में स्थित है। 11वीं शताब्दी में चालुक्य वंश की रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव प्रथम की याद में से बनवाया था। यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसे जल संरक्षण के साथ साथ धार्मिक कार्यों के लिए भी प्रयोग किया जाता था। इसमें 7 मंजिलें हैं। उत्कृष्ट नक्काशी देखने को मिलती है। 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में से घोषित किया गया। तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस कारखाने में हुई थी? किस कारखाने में हुई थी? यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र। भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, जिसे दुनिया की सबसे भयावह औद्योगिक आपदा माना जाता है। यह हादसा मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की कीटनाशक फैक्ट्री में हुआ था। फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे हजारों लोगों की मौत हुई और लाखों लोग प्रभावित हुए। लगभग 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 5 लाख से अधिक लोग घायल हुए थे। यह हादसा लापरवाही, खराब रखरखाव और सुरक्षा मानकों की अनदेखी का परिणाम था। यहाँ पर सी आंसर सही होगा, यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट। पंजाब के प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? किसने कराया था शीश महल का निर्माण? महाराजा नरिंदर सिंह ने। 1845 से लेकर 1862 तक उन्होंने शासनकाल रहा। इस दौरान उन्होंने इसका निर्माण कराया। यह महल राजसी वैभव और भित्ति चित्रों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इसमें शीशे का शानदार उपयोग हुआ है।
इसी कारण से इसका नाम रखा है शीश महल। किसने निर्माण कराया था इसका? महाराजा नरेंद्र सिंह ने। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले इसे जाना जाता था विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन के नाम से। ये मुंबई में स्थित है, एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनल्स के नाम से जाना जाता था। इसका निर्माण 1887 में ब्रिटिश रानी विक्टोरिया के शासन के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसे 2004 में विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। इसका नाम 1996 में बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किया गया। बाद में 2017 में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स कर दिया गया। तो यहाँ पर विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन पहले इसका नाम हुआ करता था। डी आंसर। अगला है, भारत के कितने प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में सूचीबद्ध हैं? 7, 4, 6 या फिर 5? तो भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 7 प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये 7 प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल जो है 2025 तक की बात कर रहे हैं हम, तो ये कौन कौन से हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुंदरबन नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, वेस्टर्न घाट, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान। ये 7 प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल हैं। यहाँ पर ए आंसर। अगला है, वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है, भारत की सबसे पुरानी और ऐतिहासिक सड़क मानी जाती है। यह मूलतः चंद्रगुप्त मौर्य, फिर शेरशाह सूरी और अंततः ब्रिटिश काल में विकसित हुई थी। भारत में इसका आधुनिक विस्तार की बात करें तो अमृतसर पंजाब जो है वहां से लेकर कोलकाता पश्चिम बंगाल तक जाती है। यह सड़क आज के NH-44 और NH-19 का हिस्सा है। ऐतिहासिक रूप से यह मार्ग बांग्लादेश के चटगांव से शुरू होकर पाकिस्तान अफगानिस्तान तक जाता था। इसे जीटी रोड के नाम से आमतौर पर जाना जाता है। यह सांस्कृतिक, व्यापारिक और सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। तो अमृतसर से कोलकाता। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? तो हवा महल, जिसे पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित एक ऐतिहासिक इमारत है। इस महल का निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा कराया गया था। इस 5 मंजिला इमारत की सबसे खास बात इसकी 953 जालीदार खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखे कहा जाता है। इन खिड़कियों से महल में ठंडी हवा का प्रवाह बनता है, जिससे इसका नाम हवा महल पड़ा है। कितनी खिड़कियां यहाँ पर? 953 हैं। धोलावीरा, जो कि 40वां विश्व धरोहर स्थल है, किस ऐतिहासिक सभ्यता से संबंधित हैं? किस ऐतिहासिक सभ्यता संबंधित हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। धोलावीरा भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। 2021 में यूनेस्को द्वारा भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। धोलावीरा की खोज 1967 में जेपी जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पर जलाशय, विशाल द्वार, रास्ते और रक्षा प्राचीर देखने को मिलती हैं, जो कि सिंधु सभ्यता की तकनीकी और सामाजिक समृद्धि को दर्शाते हैं। तो बी आंसर, इंडस वैली सिविलाइजेशन। रेणुका वेटलैंड, जिसे 2005 में नामांकित किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। 2005 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। यह वेटलैंड प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता से भरपूर है। रेणुका झील के चारों ओर फैली हुई है, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी है। यह स्थल पवित्र धार्मिक मान्यता भी रखता है। इसे देवी रेणुका और उनके पुत्र भगवान परशुराम से जोड़ा जाता है। किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अजंता गुफाओं की दीवारों पर किस प्रमुख घटना का चित्रण किया गया है और यह किस काल से संबंधित है? किस प्रमुख घटना का चित्रण किया गया है? गौतम बुद्ध के जीवन का। और किस काल से संबंधित है? ये गुप्त काल से संबंधित है। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। ये बौद्ध धर्म की कला, संस्कृति और वास्तुकला का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इन गुफाओं में कुल 30 गुफाएं हैं, जिनमें बौद्ध भिक्षुकों के लिए विहार मतलब मठ और पूजा स्थल बने हैं। इनकी दीवारों पर मुख्य रूप से गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं और जातक कथाएं चित्रित हैं। उनमें उनके पूर्व जन्मों की कहानियां भी शामिल हैं। यहाँ पर बी आंसर सही होगा, लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा एंड गुप्ता एरा। अगला आता है क्वेश्चन, तमिलनाडु में कौन सा मंदिर पल्लव वंश से संबंधित है? तो कांची कामाक्षी मंदिर जो है तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। यह पल्लव वंश द्वारा निर्मित एक प्रमुख मंदिर है। यह मंदिर देवी कामाक्षी मतलब मां पार्वती का एक रूप को समर्पित है। पल्लव वंश के शासकों ने कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाया था। वहीं कई भव्य मंदिरों का उन्होंने निर्माण भी करवाया। कामाक्षी मंदिर शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। तो कांची कामाक्षी मंदिर। वेदों की ओर लौटो का नारा किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? स्वामी दयानंद सरस्वती से। बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 मुंबई में की। उनका मानना था कि वेदों में ही सच्चा धर्म, सत्य और वैज्ञानिक ज्ञान छिपा हुआ है। भारतीयों को वेदों के सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीना चाहिए,
ये उनका स्टेटमेंट था। उनका ये जो नारा रहा है, भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण आधार बन गया। तो बैक टू वेदास किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष हुई थी? 1957 में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में स्थापित किया गया था, जो कि 1957 में एक विमान दुर्घटना में मारे गए थे। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर हमारे ये स्टैटिक जीके के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने आज के सेशन में कवर करे हैं। लगातार एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको एग्जाम में इसी लेक्चर से क्वेश्चन देखने को मिले। इस सीरीज़ में हमने फ्रेंड्स बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कवर करे हैं। ये जो जीएस की हमारी मास्टर वीडियो सीरीज़ कंप्लीट हुई है, आई होप आपने इस सीरीज़ को पूरा फॉलो किया होगा। हर एक सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कवर करे हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा। सिस्टमेटिक आपको हर सब्जेक्ट वाइज लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम से पहले हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है यूट्यूब पर, जिसमें हम 20 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट कवर कर रहे हैं। बिल्कुल एग्जाम लेवल के क्वेश्चन हैं और एग्जाम लेवल पैटर्न है। तो ये मॉक टेस्ट भी आप ज़रूर लगाइएगा। ये आपका रियल टेस्ट होगा एग्जाम से पहले कि आप क्या स्कोर कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हैं। इसके अलावा एसएससी को लेकर स्पेशल एक पैकेज आपके लिए लॉन्च कर रखा है। 49 रुपीज़ का पैकेज है, इसको ज़रूर एनरोल करिएगा। प्रीवियस ईयर वन लाइनर के साथ साथ यहाँ पर सब्जेक्ट्स वाइज आपको ई बुक भी देखने को मिल जाएगी, करंट अफेयर भी मिल जाएगा एंड यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं। इसको ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज के सेशन में फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।